हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ता थी और हम लोग कर रहे थे जून के पेपर का डिस्कशन। दिस इज पार्ट 5 जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इससे पहले पार्ट 4 के अंदर हम लोग टोटल पार्ट 1 2 3 4 में हम लोग 10 क्वेश्चंस करके अब तक 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ये देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले, विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न इज फॉर्म्ड वेयर द सेवरल रोड्स कन्वर्जेस। कौन सा रूरल सेटलमेंट का टाइप है जहां पे काफी सारी रोड्स कन्वर्ज होती है? बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है स्टार टाइप ऑफ। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज की छोटी सी क्लियरिटी देना चाहती हूँ कि स्टार टाइप ऑफ पैटर्न जो है, अब इनमें से कौन सा स्टार है? इन दोनों में से आप बताइए कौन सा स्टार है। दिस वन इज स्टार पैटर्न और ये है आपका रेडियल पैटर्न। डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में? क्या डिफरेंस है? देखो, जो रेडियल पैटर्न होता है ना, उसमें अब ये अगर जैसे मेन रोड्स हैं या मेन रूट्स हैं, उनके साइड में ही सेटलमेंट आपको दिखाई देगा। जबकि जो स्टार पैटर्न है उसमें जो ये मेन रूट्स हैं, इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो पूरा फिलफिल है। मतलब कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी आपको सेटलमेंट दिखाई देता है, यहाँ पे भी सेटलमेंट होता है। जबकि रेडियल पैटर्न में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टार और रेडियल के अंदर। इसलिए आप जो इमेजेस हैं, ये जो डायग्राम्स है, कई बार ये भी आपको दिए जाते हैं और मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ड नोमोथेटिक स्टैंड्स फॉर, हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट्स में पढ़ते हैं, नोमोथेटिक साइंस जो है वो किससे डील करती है? लॉ सीकिंग डिसिप्लिन, जनरल लॉज के साथ में ये डील करती है, जनरल लॉज, है ना। और जो आपकी सिस्टमैटिक और जनरल ज्योग्राफी है वो इसी के अंदर ही आती है, सिस्टमैटिक एंड जनरल ज्योग्राफी। ये जनरल लॉज इसी के अंदर आता है, लॉ सीकिंग डिसिप्लिन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स और पेपर्स जो हैं उसको उनके ऑथर के साथ में मैच करना है। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो है, जस्ट अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये किसकी बुक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज अ बुक ऑफ, ये आपकी टेलर की बुक है। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी शैफर की बुक है। पर्ल्स ऑफ एशिया विंटिंगटन की बुक है। और आपकी आ जाती है ला ज्योग्राफी ह्यूमनी, ये ब्रूनेज की बुक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर देखो, ए का थर्ड एंड थर्ड दो के अंदर है, बी का फोर दो में है। ठीक है, देन उसके बाद में सी पर्ल्स ऑफ एशिया एल्सवर्थ हंटिंगटन, तो हंटिंगटन की बुक है ये आपकी, सी का है 1, तो सी का 1 हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन हो गया सेकंड। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस। अब ये उन बुक्स की इमेजेस हैं, देख लीजिएगा। फ्राइडमैन मॉडल इज नोन फॉर, फ्राइडमैन मॉडल, भाई फ्राइडमैन का मॉडल कौन सा था? फ्राइडमैन का मॉडल था कोर पेरिफेरी, जिसे सेंट्रो पेरिफेरी बोल सकते हैं। तो ये जो कोर पेरिफेरी सेंट्रो पेरिफेरी मॉडल है, ये आपका फ्राइडमैन का था। तो बाकी किसके थे देख लेते हैं एक बार। क्यूमुलेटिव कॉजेशन हमने देखा था, गुनर माइडल का है, गुनर माइडल का मॉडल है। ये कब आया था? 19 ये अपनी 56 के अंदर। पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट, हिर्स्टमैन का, हिर्स्टमैन का है पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये आपका 1950s के अंदर ये मतलब की था। और जो ग्रोथ पोल है, ग्रोथ पोल थ्योरी किसकी थी? फ्रैंकोइस पेरोक्स की थी, है ना, पेरोक्स की थी 1955। के साथ साथ में टाइम भी देखते जाना, बिकॉज इस पेपर के अंदर हो सकता है आपसे सिर्फ ये चीज पूछिए, नेक्स्ट पेपर में आपसे इनका जो ईयर है वो मैच करने को बोल दें। कोर पेरिफ्री तो हमें पता है फ्राइडमैन ने दी थी 1966। ध्यान रखना कि जो ग्रोथ पोल है उसके 10 साल बाद में प्लस 10 कर दो, ठीक है ना, 10 साल बाद में आपका है कोर पेरिफ्री, उससे ध्यान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom, ये डेफिनेशन दे रखी है, किसने दी थी? कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स द नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी acquired by man as a member of society.
तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन दी थी टेलर ने। अब टेलर ने डेफिनेशन दी थी, इसके अलावा भी कल्चर की और काफी सारी डेफिनेशंस हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, बिकॉज डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लॉज आर्ट बिलीफ जो है उसको लेकर के टेलर ने बोला था कल्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रेनेज ऑर्डर ऑफ अ सर्कल्ड स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉलर्स मेथड। अब हमें बताना है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो सर्कल्ड स्ट्रीम बताई गई है, ये कौन से ऑर्डर की है। अब स्ट्रॉलर के अकॉर्डिंग पूछा है। देखो, जो स्ट्रीम है उसकी ऑर्डरिंग के काफी सारे लोगों ने दिया था, स्ट्रॉलर ने दिया था, ग्रेविलियस ने दिया था, श्रू ने दिया था। तो इसने स्ट्रॉलर का पूछा है। स्ट्रॉलर का क्या था? स्ट्रॉलर ने बोला था इसकी जो स्कीम थी वो हॉर्टन की ही मॉडिफाइड स्कीम थी। हॉर्टन्स मॉडिफाइड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हॉर्टन की ही मॉडिफाइड स्कीम थी, राइट, जिसे स्ट्रीम सेगमेंट मेथड भी बोला जाता है। स्ट्रीम सेगमेंट मेथड इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर है, जो फिंगर टिप है ना, ये जो फिंगर टिप है इसको फर्स्ट ऑर्डर बोला जाएगा। फिंगर टिप को फर्स्ट ऑर्डर बोला जाएगा, और जब दो फर्स्ट ऑर्डर मिलेंगे तो एक आपका सेकंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर बनता है। तो मतलब एक पूरा चैनल इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि इनके जंक्शन पर ही जब दो सेम ऑर्डर की स्ट्रीम्स मिलेंगी तो उनके जंक्शन पे आपका जो है वो दूसरा ऑर्डर बनेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे इसने इसका पूछा है। सबसे पहले हम ये वाला सेगमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे दो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिली है तो ये आपकी मतलब कि बन गई सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे भी दो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिली है तो सेकंड ऑर्डर बन गया। अब दो सेकंड ऑर्डर मिलेंगी तो क्या बन गया? थर्ड ऑर्डर बन गया। ये है सेकंड, ये है थर्ड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। तो अब ये थर्ड ऑर्डर है। अब ये थर्ड ऑर्डर इस स्ट्रीम में मिला, विच इज ऑल्सो अ थर्ड ऑर्डर। अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये भी थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम है। जब थर्ड ऑर्डर से मिलेगा तो बनेगा फोर्थ ऑर्डर, राइट। तो ये आपकी फोर्थ ऑर्डर स्कीम है, स्ट्रीम है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल को लेकर के आपसे करेक्ट क्वेश्चन, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। देखो, पहला स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है ये, राइट। इट ऑल्सो रेफर्स एज अ मटेरियल साइकिल एंड न्यूट्रिशनल साइकिल। बिल्कुल मटेरियल और न्यूट्रिशन साइकिल को बताता है ये, इट रेफर्स टू दैट। And then third is, of all the biogeochemical cycle, the nitrogen cycle is the most important, and nitrogen makes up 78% of the atmosphere. नाइट्रोजन साइकिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो 78% एटमोस्फेयर का। ये बात तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन साइकिल जो है उसका बेसिकली वो क्या करता है, दैट इंक्लूड्स उसका जो वर्क है, एसिड फिक्सेशन हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया, नाइट्रेशन, और ये आपका ये नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन। तो ये सारा का सारा जो वर्क है वो आपका नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो मूवमेंट होती है मटेरियल की, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज साइकिल है तो उसमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती है। साइकिल में साइक्लिक प्रोसेस होती है, तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। आंसर हो जाएगा ए, विच इज ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ये है बायोजियो केमिकल साइकिल। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कंबर्जन ऑफ जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, ये सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो एनिमल्स का रेस्पिरेशन है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। एंड प्लस जो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, बाय जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, और उसके बाद में फिर ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक वे में ये जो है, दिस इज साइक्लिक वे के अंदर ये आपका पूरा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला दे रखा है और पूछा गया है ये फॉर्मूला कौन से मतलब क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, बहुत इजी सा ही है इसका। ये आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। मीन डेविएशन का हम फॉर्मूला जानते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n समेशन वर्ड में x माइनस ए, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, समेशन p/n।
ठीक है, डी जो है वो आपका ये ही है, x माइनस ए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अगर हम देखें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है विच इज इक्वल्स टू सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता ही है, समेशन दे ही रखा है, समेशन x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन n, और इसका रूट कर दो यहाँ पे, या फिर आप इसको समेशन x स्क्वायर भी कर सकते हो अपॉन n और रूट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है। स्क्यूनेस जो है उसके 3 मेजर्स हैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के। एक तो आपका आता है मीन माइनस मोड, ठीक है, एक दूसरा जो मेथड है विच इज 3 मीन माइनस मीडियन, और जो तीसरा मेथड है उसके अंदर आ जाता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। Q3 इज अपर कर्टाइल, Q1 इज लोअर कर्टाइल, और 2m इज अ मीडियन, m इज मीडियन, ठीक है ना। तो ये आपका स्क्यूनेस को के मेजर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो इसका आंसर हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। बट ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताए हैं बिकॉज आपसे नेक्स्ट एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ऑप्शंस जो होते हैं ना उनको अच्छी तरीके से एनालाइज किया करा करो, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फोल्ड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, अब देखो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम इसीलिए लगाया जिससे कि आप समझ सके इजीली। एक्सियल प्लेन तो हमें पता है फोल्ड का है ना, ये एक सिमेट्रिकल फोल्ड है। तो एक्सियल प्लेन की पोजीशन के हिसाब से इसने हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पूछा है। तो हॉरिजॉन्टल सबसे ज्यादा किसके अंदर है, रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड इसके अंदर जो दोनों आपके जो ये मतलब दोनों लिम्ब्स जो होते हैं इसके, जो दोनों लिम्ब होंगे फोल्ड के, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर होते हैं, है ना, बिकॉज जो फोल्डिंग है वो काफी सीवियर होती है। तो रिकम्बेंट फोल्ड जो है उसका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा द मोस्ट, तो सी देखो यहाँ पे सबसे पहले सी आ गया। फिर उसके बाद में ओवरफोल्ड, सेकंड ओवरफोल्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे भी, इसके रिलेशन में थोड़ा सा वर्टिकल है बट वैसे हॉरिजॉन्टल है। देन उसके बाद में एसिमेट्रिकल फोल्ड, और फिर उसके बाद में सिमेट्रिकल फोल्ड आता है। तो हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा है रिकम्बेंट फोल्ड, उसके बाद में ओवरफोल्ड विच इज सी बी, एंड देन एसिमेट्रिक फोल्ड, एंड देन ओवरफोल्ड सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है ना। तो फिर डी आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द लिटरेरी ट्रेडिशन इन द ज्योग्राफी गोज टू। देखो लिटरेरी ट्रेडिशन का जो क्रेडिट है वो बेसिकली दिया जाता है होमर को। इसने एक बुक लिखी थी ओडाइसी, ओडाइसी, ठीक है, ओडाइसी करके बुक लिखी। दैट वाज अ पोएम बेसिकली दैट कंटेन, मतलब जिसके अंदर था कि ज्योग्राफिकल अकाउंट दिया हुआ था डिफरेंट प्लेसेस का। तो होमर अब इसमें कहीं ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हेकाटियस या हेरोडोटस में से कोई हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर इन दोनों में इसका क्या आंसर होगा, बट वैसे जनरली जो स्टार्ट है वो होमर ने किया था ओडाइसी लिख करके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं जो टेलीग्राम चैनल है एमडी फिनासी ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर है। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, देन आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और this is all about the video. I hope you have liked it. Please don't forget to subscribe. Channel subscribe कर लीजिए and do hit a like. Do share it with your friends and मिलते हैं फिर अगले वीडियो में with another set of 10 questions. See you then. Until then, stay connected. Bye.